हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ तुषार पंडित एंड यू आर वाचिंग राजगुरु। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसा क्या हुआ था 2014 और 15 के साल में कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने सीईटी एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट ही नहीं किया था। और जितने भी महाराष्ट्र में गवर्नमेंट और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज थे उनमें एडमिशन जेईई मेंस पेपर 1 के मार्क्स के बेसिस पे लिया गया था। 2014 के बाद ये जो डिसीज़न था कि सीईटी को जेईई के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि 2016 से फिर से सीईटी एग्ज़ामिनेशन महाराष्ट्र में कंडक्ट किया जाने लगा। पूरे हिस्ट्री पे हम नज़र डालेंगे और उस टाइम के कंडीशन को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। बच्चों, 2013 से पहले जितने भी महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन होते थे एक्सेप्ट आईआईटी और एनआईटी में, वो सारे एडमिशन सीईटी के स्कोर के बेसिस पे होते थे। उसके बाद 2014 को ये डिसीज़न लिया स्टेट गवर्नमेंट ने कि हम सीईटी को जेईई से रिप्लेस करेंगे और महाराष्ट्र में जेईई मेंस और एडवांस इंजीनियरिंग के लिए इकलौता एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन किया जाएगा। दो बातें थे जो स्टेट गवर्नमेंट उस वक्त कह रही थी। पहला कि अगर ऐसा होगा तो जितने भी बच्चे 11 से इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करेंगे तो उनका मेन टारगेट होगा जेईई मेन और एडवांस। इससे क्या होगा बच्चों, जब बच्चा प्रिपेयर करेगा तो वो सिर्फ महाराष्ट्र के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज को टारगेट ना करते हुए पूरे इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज को टारगेट करेगा और उसका जो स्कोप रहेगा एडमिशन का वो पूरे इंडिया में रहेगा और उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। और ऐसा भी माना जाता था कि महाराष्ट्र के बच्चों को आईआईटी कॉलेज के बारे में उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि वो सिर्फ सीईटी के लिए फोकस करते थे और सीईटी से आईआईटी में एडमिशन नहीं होता था। इसीलिए एडवांस लाया गया कि बच्चों को एडवांस से पता चले कि एडवांस से हमें कहाँ एडमिशन मिला जाएगा और उस कॉलेज का वैल्यू क्या है। दूसरा मेन कारण ये था कि जब है ना दो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन एक स्टेट में कंडक्ट किया जाता है तो बच्चों एक बच्चे के पास दो सीट हो जाता है। एक सीट वो अपने जेईई के मार्क्स से ले सकता था और एक सीट सीईटी एग्ज़ामिनेशन से ले सकता था। तो जब एडमिशन का प्रोसीजर होता था तो वो दोनों ही रिज़ल्ट से अप्लाई करता था। और अगर एक बच्चा जो जेईई मेंस और एडवांस में भी अच्छा मार्क्स स्कोर किया हो और सीईटी में भी अच्छा मार्क्स स्कोर किया हो, जब वो बच्चा अप्लाई करता है और उसको दोनों ही रिज़ल्ट के थ्रू टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो क्या होता है, जो वो दूसरे कॉलेज का सीट है वो कॉलेज क्या करता, वो कॉलेज एक ऐसे बच्चे को देता वो सीट जो उसको एक डोनेशन, अच्छा खासा डोनेशन पेड कर रहा है। लोगों के बीच में ये था और इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने बोला हम सीईटी को बंद करेंगे। इससे क्या होगा, बच्चे के पास ज़्यादा स्कोप हो जाएगा कॉलेजेस के और बच्चे के पास ही एक ही रिज़ल्ट होगा कॉलेज को अप्लाई करने के लिए। दोनों ही रीज़न जस्टिफाई करता था सीईटी को जेईई से रिप्लेस करने के लिए। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 2016 से फिर से सीईटी को रीस्टार्ट करना पड़ा। बच्चों, जब 2014 और 15 में सिर्फ जेईई के स्कोर को कंसीडर किया जाता था तो जो बच्चा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के कॉलेज से पढ़ रहा था और उनके जो ऑथराइज्ड टेक्स्ट बुक्स थे उनको यूज़ करके पढ़ रहा था, उसके लिए उस टाइम जेईई में टॉप मार्क्स स्कोर करना इम्पॉसिबल हो रहा था। क्यों, जो स्टेट बोर्ड के कॉलेज में कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा था वो सफिशिएंट नहीं था जेईई को क्रैक करना, वो भी ऐसे वक्त जहाँ पर उसके साथ सीबीएसई के बच्चे compete कर रहे हैं, जहाँ पर सीबीएसई के कॉलेज में ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे थे जो कि सफिशिएंट थे जेईई को क्रैक करने के लिए। अभी बच्चे और उनके पेरेंट्स के पास यही रास्ता था कि अगर उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उन्हें अपने बच्चों को एक ऐसे क्लासेस में एडमिशन दिलवाना होगा जहाँ पर उन्हें सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाए और वो जब compete करे सीबीएसई बच्चों के साथ तो उनका चांसेस भी उतना ही रहे जितना सीबीएसई के बच्चों का भी हो।
यही टाइम था जब महाराष्ट्र में जो आपको जितने भी हाई नेम्ड क्लासेस दिख रहे हैं उनका जन्म होने का। और जब वो स्टार्ट किए तो वो एक भारी रकम फ़ीस के तौर पे मांग रहे थे, और बहुत सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स इनके क्लासेस में एडमिशन ले रहे थे। उस वक्त बच्चे और उनके पेरेंट्स को ये दिमाग में नहीं आया कि यही एक रास्ता नहीं है, उनके पास एक दूसरा रास्ता भी है। वो खड़े हुए, आवाज़ उठाए, और जो महाराष्ट्र के स्टेट कॉलेजेस हैं, स्टेट बोर्ड कॉलेजेस हैं, वहाँ पर सिलेबस चेंज करने की डिमांड करे और कॉलेज में ही पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने की डिमांड करे। लेकिन नहीं, पेरेंट्स क्या करते थे, वो कॉलेज में भी एडमिशन दिलवा देते थे और साथ ही साथ क्लासेस में। तो बच्चा क्लासेस जाने लगा और कॉलेज के टीचर्स और कॉलेज की अथॉरिटीज़ को पता चला कि बच्चे तो आ ही नहीं रहे, और उनका लेज़ीनेस स्टार्ट हुआ और कॉलेज में लेक्चर्स होते ही नहीं थे। और तब से अब तक यही ट्रेंड चल रहा है। बच्चे क्लासेस में एडमिशन लेते हैं, क्लासेस में भी फ़ीस देते हैं और साथ ही साथ कॉलेज में भी देते हैं, पर कॉलेज अटेंड नहीं करते, कॉलेज को बंक करके वो क्लास अटेंड करते। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2014 से आज 2020 हो गया, आज तक बच्चों को नहीं समझा दोनों जगह फ़ीस देके दोनों जगह पढ़ के क्या फ़ायदा जब एक ही जगह सब कुछ हो सकता है। लेकिन 6 साल में कुछ चेंजेस भी आए। सीईटी को फिर से रीस्टार्ट कर दिया गया 2016 में, ये कह के कि जब महाराष्ट्र बोर्ड का बच्चा अपने बोर्ड का बुक इस्तेमाल कर कर अपने बोर्ड के कॉलेज में पढ़ के अपना पूरा एफ़र्ट डाल रहा है, और वो एक ऐसे बच्चे के साथ compete कर रहा है जो अलग सर्कमस्टेंस में हो, अलग ही स्टेट में हो, तो एक कहीं से भी उस बच्चे के लिए बिल्कुल जस्टिस नहीं होगा जो अपने स्टेट में अपने स्टेट के बुक से पूरा एफ़र्ट डाल के पढ़ रहा है। उसे ऐसे बच्चों के साथ ही compete करने का मौका मिलना चाहिए जो उसके सर्कमस्टेंस में पढ़े हों, उसके सर्कमस्टेंसेस से गुज़रे हों और उतना उनके पास नॉलेज हो। और यही पॉइंट ध्यान में रख कर महाराष्ट्र में फिर से सीईटी को रीस्टार्ट किया गया, और सीईटी से सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों को जज करने का मौका दिया गया। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट बोर्ड के हो तो भी आप एग्ज़ामिनेशन दे सकते हो, लेकिन जो एग्ज़ामिनेशन बेस्ड होगा वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक्स के अकॉर्डिंग रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट ने साथ ही साथ ये भी डिसीज़न लिया कि जितने भी महाराष्ट्र के कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के, वहाँ पर कुछ फ़िक्स कोटा होगा जिसमें एडमिशन जो नेशनल लेवल पे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन हो रहा है उसके मार्क्स पे भी होगा। क्योंकि जो बच्चा महाराष्ट्र का नहीं है उसे भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से नहीं हो तो भी आप सीईटी के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको एडमिशन मिलेगा। इस डिसीज़न को सपोर्ट करने वाले भी थे और क्रिटिसाइज़ करने वाले भी थे। जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे वो कह रहे थे कि सीईटी का टफनेस जेईई के टफनेस तक क्यों नहीं ला के रखते हो। अगर ऐसा होगा तो बच्चों के पास ऑप्शन नहीं रहेगा और वो अपना पूरा एफ़र्ट डालेंगे। साथ ही साथ अगर ऐसा हो जाएगा तो जो कॉलेज के टीचर्स हैं वो भी अपने बच्चे को उसी तरीके से गाइड करेंगे, उसी तरीके से पढ़ाएंगे। सीईटी अथॉरिटी ने इस पॉइंट को नोट किया और इस पर काम करने लगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सीईटी एग्ज़ामिनेशन को कोई भी क्रिटिसाइज़ करे और एग्ज़ामिनेशन बंद होए। इसीलिए 2017 के बाद सीईटी सेल ने ये डिक्लेयर किया कि जो सीईटी एग्ज़ामिनेशन का टफनेस लेवल रहेगा वो जेईई के टफनेस लेवल इतना रहेगा, और साथ ही साथ 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस से भी क्वेश्चन आएगा। इसके बाद सबका ध्यान ये था कि 2018 का पेपर कैसा आएगा, क्या सच्ची में जेईई के लेवल का होने वाला है। हालांकि जो 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस था वो बता दिया गया था कि सारे चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आएगा 11th स्टैंडर्ड के, कुछ चुनिंदा चैप्टर है उनमें से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा।
और जो वेटेज होगा 11th और 12th का वो 50-50% नहीं होगा, वो होगा 20% 11th स्टैंडर्ड से और 80% 12th स्टैंडर्ड से। सबका ध्यान 2018 के CET के पेपर पे था और एग्ज़ामिनेशन हुआ। एग्ज़ामिनेशन का टफनेस लेवल थोड़ा सा हार्ड था 2017 के कंपैरिजन में, लेकिन JEE के लेवल तक नहीं था। और ये बात भी समझ में आने वाली थी क्योंकि CET में क्वेश्चन के जो नंबर्स रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं और बच्चों के पास टाइम कम रहता है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम दोनों ही एग्ज़ाम के क्वेश्चन के लेवल को सेम नहीं कर सकते हैं। और ये पॉइंट जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे जितने भी ट्यूटर थे, पेरेंट्स थे, उनको समझा और वो CET के लेवल से सेटिस्फाई होने लगे। इससे ये क्लियर होता है कि CET में जो कभी भी क्वेश्चन आएंगे वो JEE के लेवल के नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ही पेपर डिफरेंट है। एक में आपको कम क्वेश्चन मिल रहा है और टफनेस लेवल ज़्यादा मिल रहा है, और दूसरा एक ऐसा पेपर है जिसमें क्वेश्चन के नंबर्स ज़्यादा है लेकिन टफनेस लेवल मॉडरेट है। अगर आप CET एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और इस साल या अगले साल देने वाले हो तो मेक श्योर आप CET के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर कमेंट में शेयर करो। और अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप ओपनली कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब देने का। थैंक यू।